प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की प्रशंसा की है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि गोबर से बने वार्मी कंपोस्ट से खेत की उत्पादकता बढ़ती है। गोधन न्याय योजना किसानों के हित में है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अलावा प्रदेश से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3.5 सालों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी जिलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन राज्य में संसाधनों की समस्या अभी भी है, जिनका समाधान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। ऐसे में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ ही छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन गठित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण एवं दलहन, तिलहन और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्री ब्रीडर सीड कृषि अनुसंधान संस्थानों के जरिए से संबंधित उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नगरीय प्रशासन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार 3 सालों से प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से बेहतर काम किए गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाए। इसके अलावा उन्होंने बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। आगामी साल में राज्य को लगभग 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गई है। इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आगामी 5 सालों के लिए जारी रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों के केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों में हिस्से की राशि 13,079 करोड़ कम मिले हैं, जिससे राज्य के संसाधनों पर ज्यादा दबाव की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय करों के हिस्से की राशि पूरी तरह राज्य को दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल ब्लॉक कंपनियों के कोल उत्खनन पर 285 रुपए प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को जल्द देने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य का लगभग 65% खनिज राजस्व का हिस्सा प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खाने हैं। रॉयल्टी दरों में संशोधन राज्य के वित्तीय हित में जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी की दरों में बदलाव का अनुरोध भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा पर होने वाला खर्च केंद्र शासन द्वारा वहां किया जाना चाहिए। नक्सलियों के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए खर्च का 11,828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए प्रदेश को इस बकाया से मुक्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी पर प्रायः ही निशाना साधती रहती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से कुछ अलग तस्वीर दिख रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा तय कार्यक्रम से एक दिन पहले समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री को सोमवार को कोलकाता लौटना था, लेकिन बंगाल में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अपना दौरा संक्षिप्त कर लिया और रविवार को यानी एक दिन पहले कोलकाता के लिए रवाना हो गई हैं। ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा उस समय हुआ जब राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी घिरे हुए हैं और ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रही है। ममता बनर्जी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 बार मिली, लेकिन विपक्षी पार्टियों से दूरी बनाए रखी। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता से मुलाकात नहीं की। 3 दिवसीय दौरे से पहले दिन ममता बनर्जी ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ भी बैठक की। हालांकि यह बैठक आपसी बातचीत ज्यादा थी। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ही ज्यादा पार्टी सांसदों के साथ बैठक और चर्चा करते देखे गए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी की पहली महत्वपूर्ण मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रही। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से अकेले में लगभग 45 मिनट तक बैठक की। हालांकि इस बारे में ममता बनर्जी ने खुद कोई टिप्पणी नहीं की।
तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय योजनाओं के बाबत मत को जारी करने की अपील की थी। उसके बाद शनिवार को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अमृत महोत्सव की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल एल गणेशन को बोलने का अवसर दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसे लेकर टीएमसी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में शिक्षक नीति पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी भी विरोधी दल के नेता से मुलाकात नहीं की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर भी ममता बनर्जी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। ममता बनर्जी की चुप्पी को लेकर विपक्ष लगातार टीएमसी पर कटाक्ष कर रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी 14 जून को राजधानी आई थी। दिल्ली आते ही उन्होंने शरद पवार के साथ मुलाकात करके यशवंत सिन्हा को संयुक्त रूप से अपना उम्मीदवार बनाया था। बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी के शिकंजे में हैं। विपक्ष ने अभिषेक बनर्जी पर भी कोयला तस्करी और बालू तस्करी के आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी नेतृत्व को विभिन्न स्तरों, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो प्रारंभिक अनुमान मिले हैं, उसमें राजस्थान में वह बेहतर स्थिति में है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन राज्यों में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। गौरतलब है कि पिछली बार भाजपा तीनों में ही चुनाव हार गई थी। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में हुई टूट के बाद भाजपा ने वहां पर अपनी सरकार बनाई थी। सूत्रों के अनुसार भाजपा को विभिन्न स्तरों से जो अनुमान मिले हैं, उनके अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनके लिए काफी कठिनाई भरे हो सकते हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में कांग्रेस पार्टी को कोई चुनौती देती हुई नहीं दिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन इस बीच भाजपा कोई नया नेतृत्व भी नहीं उभार सकी है। राज्य की लगभग आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी समुदाय भी बहुतायत में है। ऐसे में सामाजिक समीकरण साधना बेहद जरूरी है। हालांकि पार्टी का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद उसे आदिवासी समुदाय में व्यापक समर्थन मिलेगा, लेकिन पिछड़े वर्ग समुदाय से आने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगाने के लिए उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में उसकी निर्भरता केंद्रीय नेतृत्व पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में हाल में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को झटका भी लगा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार को बीते 4 साल में कोई बड़ी चुनौती नहीं दे सकी है। भाजपा वहां पर प्रभावी नेतृत्व के संकट से भी जूझ रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने पूर्वोत्तर में संगठन में काम कर रहे अजय जामवाल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया है और उनका केंद्र रायपुर रखा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 1.25 साल बाद ही अपनी सरकार बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बड़ी टूट होने से कमलनाथ सरकार का पतन हो गया था। उसके बाद भाजपा को हाल में नगर निगम और स्थानीय निकाय के चुनाव में काफी झटका भी लगा है, जबकि 16 में से 5 नगर निगम के मेयर उनके हाथ से निकल गए। इनमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र भी शामिल है, जहां उनके लिए दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा महाकौशल में भी उसे झटका लगा है, जो कांग्रेस नेता कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। पार्टी में यह महसूस किया जा रहा है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान की छवि अब उतनी प्रभावी नहीं रही है। इसके अलावा संगठन स्तर पर भी नेताओं का टकराव बढ़ने से चुनावी रणनीति पर असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम अब तस्करी से भी जोड़ा जा रहा है। ईडी के अधिकारियों को सेल कंपनी की जांच से यह बात की जानकारी मिली है। जांच एजेंसी पहले ही अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में बता चुकी है।
ईडी के अधिकारियों का दावा है कि पैसा उस कंपनी से पार्थ चटर्जी के परिवार और अर्पिता के पास गया था। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी अनंत टेक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 100% शेयर धारक है। उनकी कंपनी अक्षय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि साल 2017 तक कंपनी के 100% शेयर पार्थ चट्टोपाध्याय की पत्नी और बेटी और उनके दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य के पास थे। इस अनंत टेक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेजों के अनुसार इसके 2 निदेशक मृण्मय मालाकार और रमेश कुमार सिंह है। रजिस्टर ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक मृण्मय मालाकार का घर तेघड़िया में है, जो एक मध्यम वर्ग के परिवार से है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह उन 3 कंपनियों यानी अनंत टेक्स फैब, व्यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड और काली फैब्रिक्स के निदेशक नहीं हैं। लेकिन ईडी के अधिकारियों को बतौर निर्देशक पैन तक के दस्तावेज बरामद उनके नाम पे मिले हैं। यह भी देखा गया है कि अनंत टेक्स फैब कंपनी के विभिन्न एजीएम, बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों में मृण्मय मालाकार के हस्ताक्षर मौजूद है। मृण्मय ने स्वीकार किया कि उनके कार्यालय से कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे उन सभी कागजात पे हस्ताक्षर करने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर किए। मृण्मय मालाकार ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से मृण्मय मालाकार गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में काम करते थे। मूल रूप से वह ऑफिस का काम करता था। मृण्मय ने कहा कि उनकी कंपनी कोल ट्रेडिंग का काम करती है। वे नीलामी में विभिन्न कोलियरों से कोयला खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मृण्मय मालाकार ने स्वीकार किया कि मनोज जैन उनके कार्यालय यानी गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों से जुड़े हुए हैं। वह नंबर 8 जोमिनी रॉयल लेन का रहने वाला है। ईडी को शक है कि उनके घर के पते पर व्यू हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की सेल कंपनी रजिस्टर्ड है। अनंत टेक्स कंपनी से जुड़ी कंपनियों में से एक ट्रांस दामोदर हॉर्टिकल्चर प्राइवेट है। उस कंपनी के निदेशकों में से एक इंद्रराज मौल भू पिछले कुछ सालों से अनंत टेक्स फैब कंपनी का बैलेंस शीट देखकर ईडी के अधिकारी काफी हैरान हैं। हर साल लॉकडाउन के दौरान भी इस कंपनी का कारोबार 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होता है। हालांकि यह कंपनी अपनी स्थापना के बाद से यानी 2012 से घाटे में चल रही है, लेकिन इतने पैसे का लेन देन कैसे हुआ? कंपनी के घाटे की भरपाई कैसे हो रही है? इसका बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं है। यह सब दिखावटी लेन देन है। इसमें कोयला कारोबार भी शामिल हो सकता है। जांचकर्ताओं का मानना है कि एपीए का काफी काला धन कोयले के कारोबार में भी लगाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बिहार में राजनीतिक भूचाल आने की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर महागठबंधन के साथी बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि सूबे में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है। इस बीच बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर रविवार को बात की है। बीजेपी को छोड़कर तमाम बड़े दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के बाद अब प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने सांसदों और विधायकों को पटना तलब किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मंगलवार को पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक हो सकती है। जेडीयू के विधायकों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे सब सोमवार शाम तक पटना पहुंच जाए। वहीं पार्टी सांसदों को भी सोमवार शाम तक पटना पहुंचने को कहा गया है। इस बीच जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि वह 8 अगस्त को पटना पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि उनके पटना पहुंचने से पहले ही कुछ हो जाए। गौरतलब है कि 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी के 7 मोर्चा की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद भी कई बयान बीजेपी और जेडीयू की ओर से आए थे। बीजेपी ने कहा था कि उनकी 200 सीटों पर तैयारी हो रही है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 200 सीट क्यों 243 पर करिए। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं।
बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपने सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि इस दौरान तेजस्वी यादव पार्टी के सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को पटना पहुंचने का निर्देश दिया था। सोमवार को जेडीयू के सभी विधायकों को भी शाम तक पटना पहुंचने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल सकेगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। बता दें कि साल 2017 में महागठबंधन से अलग होकर जेडीयू एनडीए में शामिल हुई थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन बना था, तब जेडीयू ने उसी के साथ सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।